आजकल प्लास्टिक सर्जरी हो गई है आम बात। मशहूर हस्तियों से लेकर आम आदमी तक हर कोई अपने प्राकृतिक शरीर को सर्जरी के मदद से अपने मन मुताबिक शेप देने की कोशिश कर लेता है। टैबलॉइड्स में जिस तरह से स्पॉट दी सर्जरी वाली हेडलाइंस लगाई जाती हैं वो आपको याद होंगी ही। और बात सिर्फ सुंदरता बढ़ाने भर की भी नहीं है, कभी चोट तो कभी जल चुकी त्वचा की जगह भी प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मेडिकल साइंस की कई और खोजों की तरह प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भी पश्चिम में हुई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का सिद्धांत नया नहीं है। 2000 साल से भी पहले प्राचीन भारत में इस पर काम होता था, बहुत बढ़िया काम होता था। ये आपको चौंका सकता है, लेकिन आधुनिक एनेस्थीसिया, आधुनिक दवाओं और आधुनिक उपकरणों की कमी के बावजूद 7वीं और 6ठी शताब्दी के बीच जन्मे एक शख्स ने बनारस के ठंडे पानी के सहारे मेडिकल साइंस की दुनिया में कई अभिनव प्रयोग किए। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का शो तारीख में आज कहानी सुश्रुत की। सुश्रुत को दुनिया सर्जरी और विशेष रूप से प्लास्टिक सर्जरी में उनके योगदान के लिए याद रखती है। राइनोप्लास्टी यानी नाक पर की जाने वाली प्लास्टिक सर्जरी पर उनके काम को सदियों से सम्मान दिया जाता रहा है। हिंदू चिकित्सा के वैदिक काल से लेकर पुनर्जागरण के दौरान इटली के टैग्लियाकोजी युग में और आज की मॉडर्न डे सर्जिकल प्रैक्टिसेस में सुश्रुत का जिक्र आता रहता है। केरल टूरिज्म की वेबसाइट के अनुसार वे उन ऋषियों में थे जिन्होंने दिवोदास से आयुर्वेद के सिद्धांतों को सीखा था। दिवोदास को ऋषि धन्वंतरि का शिष्य माना जाता है। सुश्रुत दिवोदास के सबसे प्रसिद्ध छात्र हुए जिन्होंने दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की। अमेरिका में मेडिसिन के फील्ड से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। जुलाई 2014 में वहां छपे मनीष चंपानेरिया, एड्रिन वर्कमैन और सुभाष गुप्ता के रिसर्च पेपर के अनुसार सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। सुश्रुत ईसा पूर्व 7वीं या 6ठी शताब्दी में हुए थे, हिंदुस्तान में हुए थे और प्राचीन भारत में चिकित्सा क्षेत्र की प्रगति का बड़ा श्रेय उन्हें दिया जाता है। शरीर रचना विज्ञान और पैथोफिजियोलॉजी में उनके काम का बहुत बड़ा स्थान है, विशेष रूप से देखते हुए कि वो किस समय में काम कर रहे थे। तकनीक और संसाधनों के लिहाज से वो बड़ा भयानक वक्त था, ज़्यादा विकास चीज़ों का हुआ नहीं था। सुश्रुत काशी में रहते थे, जिसे आज बनारस या वाराणसी कहते हैं हम। उन दिनों धार्मिक मान्यताओं की वजह से किसी भी डेड बॉडी पर चीर फाड़ की अनुमति नहीं थी। अब सर्जरी के लिए तो देह पर चाकू लगाना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस जिंदा इंसान पे आप कर नहीं सकते। ऐसे में सुश्रुत ने इसका समाधान निकाला। उन्होंने लोहे के एक पिंजरे में बंद करके डेड बॉडी को ठंडे पानी में डुबाना शुरू किया ताकि बॉडी गल जाए। लाश को पिंजरे में जानवरों से बचाने के लिए रखा जाता। अब ये ठंडा पानी किसी बहती नदी या किसी झरने या नहर का होता। उसके बाद जैसे जैसे मृतदेह गलती जाती उसकी त्वचा की लेयर्स, अंदर के अंग और हड्डियों के ढांचे के बारे में बारीकी से पढ़ा जाता, डायग्राम्स बनाए जाते, सीखा जाता। सुश्रुत संहिता को प्लास्टिक सर्जरी की दुनिया का सबसे पुराना सोर्स मटेरियल माना जाता है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत के सिद्धांतों का वो दस्तावेज है। इसके अलावा ये आयुर्वेद साहित्य की त्रयी यानी कि ट्रिलॉजीज में से एक है। बाकी दो हैं चरक संहिता जो इससे पहले लिखी गई और दूसरी है अष्टांग हृदय जो इसके बाद लिखी गई। सुश्रुत संहिता अध्याय दर अध्याय सर्जिकल टेक्निक्स के लिए समर्पित है, जिसमें 1120 बीमारियों, चोटों और उनके उपचारों के अलावा 300 से अधिक सर्जरी के तरीकों और सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाले 120 उपकरणों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। ये भी बताया गया है कि सर्जरी से पहले इन उपकरणों को उबालना जरूरी है। साथ ही 700 से अधिक औषधीय जड़ी बूटियों और उनके इस्तेमाल, स्वाद और उनके असर के बारे में भी लिखा गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक मरीज को बेहोश करने के लिए शराब या वाइन का इस्तेमाल एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता था और मरीज को सर्जरी से पहले भारी मात्रा में शराब पीने को कहा जाता था। जब मरीज नशे की हालत में स्थिति में पहुंच जाता कि उसे कुछ महसूस न हो रहा हो तो उसे हिलने डुलने से रोकने के लिए एक कम ऊंचाई वाली लकड़ी की मेज से बांध दिया जाता और सर्जन को एक स्टूल पर बैठा दिया जाता। इसके बाद पास की मेज पर औजार रखकर ऑपरेशन शुरू किए जाते। जैसा हमने बताया, ये सारा अपरेटस पहले उबाल लिया जाता था, सारे औजार। वाइन के इस्तेमाल से एक एनेस्थेटिक तैयार हुआ जिसमें राइनोप्लास्टी जैसी प्रक्रियाओं के दौरान मरीज को सुलाने या इंद्रियों को सुस्त करने के लिए अल्कोहल और कैनबिस यानी गांजे का इस्तेमाल शामिल था। इसके अलावा कई जगह खून बहने को रोकने के लिए जोंक के इस्तेमाल का जिक्र भी मिलता है, जिन्हें सर्जरी के बाद नमक डालकर हटा लिया जाता था। सुश्रुत ने कई लोगों को अपने काम से आकर्षित किया। जो उनके छात्र बने उन्हें सर्जरी से पहले 6 साल की ट्रेनिंग दी जाती।
सुश्रुत जब अपने छात्रों का चयन कर लेते तो उन्हें कहा जाता सश्रुत। पहले उन्हें चीरे की लंबाई और गहराई को समझने के लिए सब्जियों या मृत जानवरों को काटने का अभ्यास कराया जाता। ये सर्जरी के लिए शुरुआती अभ्यास था। सर्जरी के साथ साथ छात्रों को रोगियों की दिनचर्या और उनमें हो रहे सुधार पर ध्यान देने को कहा जाता। एक बार वो इस काम में पारंगत हो जाते तभी उन्हें स्वयं सर्जरी करने की अनुमति मिलती थी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से छपे रिसर्च पेपर के अनुसार सुश्रुत संहिता आज भी अपनी रचनात्मकता की वजह से रेलेवेंट है और सुश्रुत ने जो भी जानकारियां लिखी हैं वो शरीर विज्ञान के क्षेत्र में और सर्जरी के तरीकों के बारे में अपने विस्तृत विवरणों की वजह से आज भी मेडिकल स्कूल्स में रेफर की जाती है। साल 2016 में एम्स पटना में संस्कृत की पढ़ाई शुरू हुई थी। उस वक्त वहां के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट की वीणा कुमार ने कहा था कि बहुत से पुराने ग्रंथ तो सिर्फ संस्कृत में ही उपलब्ध हैं। महर्षि सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी के पिता माने जाते हैं, उनकी भी बहुत सारी किताबें संस्कृत में हैं। लिखे जाने के कई शताब्दियों बाद तक सुश्रुत संहिता सिर्फ संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध थी। 8वीं शताब्दी ईस्वी में सुश्रुत संहिता का पहली बार अरबी में अनुवाद हुआ। नाम पड़ा किताब शाहसुन अल हिंदी और किताब ए सुसरूद। सुश्रुत संहिता का यूरोपीय भाषाओं में पहला अनुवाद हेस्लर द्वारा लैटिन में किया गया। वहीं 19वीं सदी की शुरुआत में मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में इसका अनुवाद किया था। इसके अलावा अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद किया गया है। कविराज कुंजालाल भीषरत्ना ने 1907 में कलकत्ता में 3 वॉल्यूम्स में इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। सुश्रुत के दौर को प्राचीन भारत का सर्जरी का स्वर्ण युग या गोल्डन एज ऑफ सर्जरी माना गया है। सुश्रुत की प्रतिभा से प्रभावित होकर प्रख्यात सर्जन एलन विपल ने कहा था, कुल मिलाकर सुश्रुत को पूर्व मध्यकाल का सबसे महान सर्जन माना जाना चाहिए। हिंदुस्तान ही नहीं विदेश में भी महर्षि सुश्रुत को काफ़ी सम्मान मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स में उनकी एक मूर्ति लगी है। ये मूर्ति जून 2018 में बनाई गई थी। तारीख की आज की किश्त में सिर्फ इतना ही से लिखा था हमारे साथी दीपक ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था जीत ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।